नेटो का मेंबर, दुनिया के 7 नंबर जीडीपी वाला देश, एक डेवलप्ड देश, दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव देशों में से एक, आज जल रहा है। क्यों जल रहा है? शायद पास्ट में हुई कुछ गलतियों की वजह से, फ्रांस में हो रहे रेसिज्म की वजह से, या फिर वोट बैंक के नाम पर एक रेस को सर पे चढ़ाने की वजह से, जो कि दुनिया के हर देश के हर कोने में हो ही रहा है। सही सुना आपने। आज बात करते हैं फ्रांस में क्या हुआ, कैसे हुआ, और फ्रांस के एक डॉक्टर ने क्यों दंगा रुकवाने के लिए योगी आदित्यनाथ को याद किया। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूं ऋषि तावनी और शुरू करते हैं आज की ये बात। France is burning. I'm afraid there's no other way to put it. This after a 17-year-old boy of Algerian descent was shot dead by. कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि दंगे की आज फ्रांस से निकलकर बेल्जियम तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, यूरोप का देश जल रहा है, फ्रांस जल रहा है, इकोनॉमी में इतना स्ट्रॉन्ग, डेवलप्ड कंट्री, जिसका डिफेंस इतना मजबूत है, जिसकी स्टडी इतनी बढ़िया है, इतना प्रोग्रेसिव देश पिछले 5 दिनों में अपने घुटने पर आ गया है। इंडिया पर ज्ञान बांटने वाला आज खुद एक पिंजरे में है। मैं न्यूज पढ़ रहा था कि लायन मार्च से इनमें गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, ज़ारा जैसे ब्रांड्स को लूटा जा रहा है, उनके शोरूम्स को लूटा जा रहा है। सोचने वाली बात है, सेंचुरीज बदल गई लेकिन इनका तरीका नहीं बदला। यही हाल जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब था, यही हाल जब तालिबान आया था तब था, और यही हाल आज हमें फ्रांस में देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो लायन मार्च से तो सिटीज है जिनके नाम मैंने या तो लीग 1 में सुने या चैंपियंस लीग में देखे हैं, आज जब सुनने को मिल रहा है कि उन सिटीज में आग लग रही है तो बुरा लगता है। लेकिन ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों? दरअसल ये सारी कहानी है नाहेल की, जो कि अरब मूल का, मोरक्को के मूल का एक 17 साल का लड़का था। 17 साल की उम्र में वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी चला रहा था। ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे रोका, लड़का रुका, कुछ बात हुई, लड़का फिर आगे गाड़ी ले जाने लगा। किसी न किसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस वालों ने उसे फिर पकड़ा और गन तान दी। लड़का गाड़ी तेजी से चलाने लगा तो पुलिस वाले ने शूट कर दिया और उस हादसे में नाहेल की जान चली गई। अभी घटना बड़ी दुखद है। 17 साल का लड़का अगर चला जाए तो उसके परिवार के लिए भी ये बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके विद्रोह में आप पूरे देश की प्रॉपर्टी का लॉस करने लगे। नाहेल की मां ने टिकटॉक पर एक वीडियो डाली कि उसके बेटे के लिए आप प्रोटेस्ट कीजिए। उन्होंने बोला कि मुझे पुलिस सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पुलिस वाले ने उसको शूट किया है, मुझे उससे प्रॉब्लम है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन एक ही दिन में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाना पॉसिबल है नहीं। इस प्रोटेस्ट के पीछे कितनी बड़ी ताकतें हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में 1500 से 2000 प्रोटेस्टर सड़क पर। लेकिन जिस पुलिस वाले ने नाहेल को मारा था, क्या उसे कोई सजा होगी? क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सारा इल्जाम पुलिस वाले पे डाल दिया है बिना किसी जांच के, जिसके ऊपर उन्हें काफी बैकलैश मिल रहा है। काफी लोग आलोचना कर रहे हैं, काफी मिनिस्टर आलोचना कर रहे हैं कि बिना कोर्ट के डिसीजन के इमैनुअल मैक्रोन इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं। ये काफी बचकाना है, काफी चाइल्डिश है। तो क्या उस लड़के को मारने के लिए फ्रांस की कोर्ट उस पुलिस वाले को सजा देगी? शायद नहीं। क्योंकि 2017 में फ्रांस में एक बिल आया कि किन किन पोजीशन में, किन किन सिचुएशन में एक पुलिस वाला गोली चला सकता है। वो 5 सिचुएशन, वो 5 पॉइंट्स उस बिल में थे। उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि अगर ड्राइवर पुलिस का कहना ना माने, उसके कहने पर भी गाड़ी ना रोके और उसके वजह से पुलिस की जान खतरे में पड़ जाए, उस सिचुएशन में पुलिस गोली मार सकती है। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि पुलिस की जान कहीं भी खतरे में थी, लेकिन पुलिस ने रीजन यही दिया है। तो पुलिस और नाहेल के बीच में क्या बात हुई ये तो अभी तक बाहर आई नहीं है, तो प्रॉपर डिसीजन क्या होगा वो किसी को नहीं पता। लेकिन जो बिल था, जो रूल था, उसके हिसाब से शायद पुलिस वाले को सजा ना मिल भी गई तो शायद इतनी बड़ी सजा नहीं मिलेगी। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को इतना बड़ा क्या डर था कि बिना किसी जांच के, बिना कोर्ट के डिसीजन के उन्होंने इतना बड़ा जजमेंट दे दी, इतना बड़ा डिसीजन बता दिया। इतना बड़ा क्या डर था कि उन्होंने पब्लिकली बोल दिया कि पुलिस वाली गलती है? डर था वोट बैंक। दरअसल 2000 में, 2000 से पहले भर भर के अरब से माइग्रेंट्स यूरोप आए थे, क्योंकि यूरोप में सबको सस्ता लेबर चाहिए था। तब पोलैंड और हंगरी ने अरब इमिग्रेंट्स को लेने से साफ साफ मना कर दिया था। हम लोग अपनी बाउंड्रीज में किसी भी इमिग्रेंट को, किसी भी शरणार्थी को नहीं घुसने देंगे। और इसी मुद्दे पर पोलैंड की सरकार भी बदली थी। जो ओपोजिशन में थे उन्होंने कहा था कि अगर हम रूलिंग पार्टी बने तो किसी भी प्रकार के इमिग्रेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सस्ते लेबर के चक्कर में जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं अरब से, हम उन्हें अपनी कंट्री में नहीं लेंगे। लोगों ने उन्हें इलेक्शन जिताया, उन्होंने अरब से आने वाले इमिग्रेंट्स को नहीं एक्सेप्ट किया। Refugees has Poland taken? 0. Muslims, illegal immigration, none. Not even one will come to Poland. Not if Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland. और इसी पर पोलैंड ने भी एक वीडियो भी डाली थी। उसमें दिखाया गया था कि फ्रांस में तो लोग जल रहे हैं, बिल्डिंग्स जल रही है, गाड़ियां जल रही है, लेकिन पोलैंड कितना पीसफुल है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। उस वीडियो के थ्रू ये बता रहे थे कि हमारी पॉलिसी कितनी सही थी कि हमने माइग्रेंट्स को अंदर नहीं घुसने दिया। अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, अपने आप को लिबरल दिखाने के चक्कर में हमने अपने देश की बैंड नहीं बजाई। इंडिया का लेफ्ट विंग तो जरा फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज का, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है या फिर अमेरिका का लेफ्ट विंग है, वो दिमाग से थोड़ा और पागल है। जर्मनी की एक लेफ्ट विंगर जिसका अनफॉर्चुनेटली रेप हुआ था, रेप किया एक माइग्रेंट मुस्लिम ने, उस लड़की ने
उस लड़के की आइडेंटिटी पुलिस को नहीं बताई, क्यों? ताकि इस्लामोफोबिया ना बढ़े। सोच लो ये हाल सिर्फ जर्मनी का नहीं है, सिर्फ यूरोप का नहीं है, सारी वेस्टर्न कंट्रीज का है और इंडियन लिबरल्स इसी दिशा में चलते जा रहे हैं। और फ्रांस का जो हाल है, फ्रांस की जो नीतियां है, ये जो अपने आप को ओपन माइंड दिखाना चाह रहे हैं, क्या फ्रांस वापस अपने उसी हाल में जाना चाहता है, अपने पुराने वाले हाल में जाना चाहता है? वही भुखमरी पुराना हाल मैं बता दूं जिसको नहीं पता। आज हम फ्रांस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एफिल टावर, लेकिन एक टाइम था जब फ्रांस का राजा अपने आप को इस जगह का भगवान मान के बैठा था। उसमें भुखमरी इतनी थी कि लोगों के पास रोटी नहीं दिखाने के लिए, रोटी के लिए एक दूसरे को मारते थे। फिर आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन वहां की जनता में इस क्रांति की आग कैसे लगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, ये जानने के लिए मैं आपको कुको हैम पर फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम की ऑडियो बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। ये ऑडियो बुक आपको डीप में सब अच्छे से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में समझा देगी और पर्सनली मेरी वन ऑफ द फेवरेट ऑडियो बुक है। इसके अलावा मैं शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसी हिस्ट्री रिलेटेड ऑडियो बुक्स कुको हैम पर सुनता रहता हूँ। मुझे ऐसी ऑडियो बुक्स काफी पसंद है और मैं इतने टाइम से कुको हैम का सब्सक्राइबर हूँ, तो मैंने ये जर्नी काफी एंजॉय की है और एंजॉयमेंट के साथ मेरी नॉलेज भी काफी बढ़ी है। दोस्तों, कुको हैम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। यहाँ 2.5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स है, जिसमें 1.5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स है। ऑडियो बुक सुनते सुनते मेरा स्क्रीन एडिक्शन भी काफी कम हुआ है और जहां हम किताबें खरीदते हैं तो हमारे 10-12 हज़ार रुपए लग जाते हैं जो फिजिकल बुक्स होती है, वही कुको हैम पर हम हजारों बुक एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी दिन के 2 रुपए से भी कम धनराशि में। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कुको हैम को डाउनलोड कीजिए, वरना हमने आपका डाउनलोडिंग एक्सपीरियंस और भी इजी कर दिया है। ये QR कोड आप स्कैन कीजिए, कुको हैम को डाउनलोड कीजिए और इस QR कोड के थ्रू आप इजीली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी कुको हैम शेयर कर सकते हैं। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, आईपैड कहीं भी यूज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आप मेरे कूपन कोड DM50 यूज करेंगे, आपको आपके फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 99 रुपीज की जगह आपको सिर्फ 49 रुपीज पे करना होगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए, कुको हैम को डाउनलोड कीजिए, वरना इस QR कोड से कुको हैम को डाउनलोड कीजिए, मेरे कूपन कोड DM50 यूज कीजिएगा, अपने और अपने परिवार की नॉलेज बढ़ाए। धन्यवाद। तो जब यूरोप के देशों में धड़ाधड़ इमिग्रेंट्स आ रहे थे, लोगों ने तब वार्न भी किया था, यूरोप के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने तब वार्न भी किया था कि इन्हें मत आने दीजिए, ये इमिग्रेशन नहीं बल्कि इन्वेजन है। यूरोप ने बाउंड्रीज तो खोल रहा है, लेकिन ये डिसीजन यूरोप को डुबा देगा। और अभी अरब के UAE या फिर सऊदी के एक मिनिस्टर की वीडियो काफी वायरल हो रही है इसी से रिलेटेड। Will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं कि यूरोप को लगता था और लगता है कि उनमें ज़्यादा समझ है, उनमें ज़्यादा दिमाग है, वो इस्लाम को ज़्यादा समझते हैं। ये सब रबिश है। अरब का जो कचरा था, क्रिमिनल्स थे, यूरोप ने उन्हें एक्सेप्ट किया है और एक ना एक दिन वही लोग उन्हें खराब करेंगे। वही हो रहा है। आप देख लीजिए, फ्रांस में आए इमिग्रेंट्स ही ये सब उत्पाद मचा रहे हैं। फ्रांस में इमिग्रेंट्स काम करने आए थे, शुरू में उनको अपने परिवार की याद आई, अपने देश की याद आई, तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ किया कि ठीक है, आप अपने परिवार को यहाँ ला सकते हो। परिवार आया, जनसंख्या बढ़ी, तो ये एक वोट बैंक बन गया। अरब मुल्क के मुस्लिम्स के वोट के चक्कर में वहाँ माइनॉरिटी अपीसमेंट शुरू हुआ, वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स शुरू हुई। अरब मुल्क के मुस्लिम्स के लिए एक अलग संस्था ही बना दी, उनको सर पर चढ़ा लिया और ये वोट बैंक बना। और इस वोट बैंक के चक्कर में इमैनुअल मैक्रोन सीधा पुलिस वाले पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर इल्जाम लगा देंगे उस लड़के पर तो 2 मिनट में उसमें इस्लामोफोबिक या फिर रेसिस्ट बोलकर कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रोटेस्टर बोल रहे हैं कि नाहिल को मारना इस्लामोफोबिया है, रेसिज्म है। 2017 से अभी तक ऐसे 17 केसेस आए हैं। तो ये किस तरह की एथनिक क्लींजिंग है, किस तरह का रेसिज्म है? इसमें 17 लोग ही मरे हैं। और क्या श्वेत लोग नहीं मरे? जी हाँ, श्वेत लोग ही मरे हैं। लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट तभी होता है रेसिज्म के नाम पे, फिर इस्लामोफोबिया के नाम पर लोग सड़क पर उतर जाते हैं और प्रोटेस्ट के नाम पर जब पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ते हैं तो मुझे समझ नहीं आता इनको जस्टिस कैसे मिल रहा है। और आज जनरल यूरोप के लोगों के मन में या फिर फ्रांस के लोगों के मन में इनके प्रति गुस्सा है, क्योंकि फैक्ट्स दिखते हैं। फ्रांस में 8% मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं जो स्पेशली अरब से आए हैं और जेल में लगभग 40% वही है। समझ आता है उनका क्राइम रेट क्या है? या फिर इसका इल्जाम भी उनके प्रति रेसिज्म पर डाल दिया जाएगा। यूके में 4% है लेकिन जेल में 18%, अमेरिका में 1% है लेकिन जेल में 9%, ऑस्ट्रेलिया में 3% है लेकिन जेल में 9%। जब इमिग्रेंट्स के ऐसे फैक्ट सामने आएंगे तो लोग चिढ़ेंगे ना, लोगों में गुस्सा आएगा। आपके घर के पास भी ऐसा कुछ होगा तो आप 2 बार सोचोगे कि हाँ, ये लोग ऐसा काम करते तो हैं, चाहे वो उनके सोशल बैकवर्डनेस की वजह से हो या फिर थोड़ा बहुत रेसिज्म की वजह से हो, कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा ये बात। मैं रेसिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी को हम कास्ट या फिर रीजन के हिसाब से जज नहीं कर सकते, लेकिन जो फैक्ट दिख रहे हैं यूरोप में, उस हिसाब से साफ साफ समझ आ ही रहा है कि इमिग्रेशन यूरोप का कितना बड़ा भट्टा बैठा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक रेस के लोगों को गोली मारने लग जाए, और ऐसा सच बताऊं तो ऐसा हो भी नहीं रहा है यूरोप में। अमेरिका में इतने पिछले 5 साल मुझे एक केस दिखा है जिसमें पुलिस वाला एक ब्लैक आदमी को मार देता है, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला पूरा केस चलता है। फ्रांस में आज दिखा है
ऐसा देखा जाए तो फिर चार्ली हेब्डो वाला केस भी आया था, क्या वहाँ पर एंटी रेसिज्म दिखाएं? फ्रांस के सर्वेलेंस के बीच में फ्रांस के एक डॉक्टर ने ट्वीट किया कि फ्रांस में योगी आदित्यनाथ को भेज दिया जाए और 100% वो 24 घंटे के अंदर इस वायलेंस को खत्म कर देंगे। और सच है, योगी मॉडल वायलेंस और सिक्योरिटी में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इतना प्रोग्रेसिव देश जलता दिखे तो दुख होता है, लार्जेस्ट लाइब्रेरी जलती है तो दुख होता है। इनकी मेंटलिटी चेंज ही नहीं हो रही। बख्तियार खिलजी नालंदा में यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी जलाता है, आज भी वही हो रहा है। फ्रांस में चार्ली हेब्डो वाला केस तो आप सबको याद ही होगा। ऐसे केसेस को देखकर भारत को सीखना चाहिए कि आप शरणार्थियों से दूर रहे, उन्हें घुसाएं मत। आज भी प्रोटेस्ट होते हैं कि रोहिंग्यास को इंडिया में वापस डालो, आपको सिटीजनशिप दो उनको, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। उल्टा CAA NRC वाला बिल लाओ, उसे इम्प्लीमेंट करो। ये तो बेवकूफ़ी है कि अभी तक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, वरना ऐसा केस हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर KukuFM को डाउनलोड करना ना भूलें। मेरे कूपन कोड DM50 यूज़ कीजिएगा, वरना इस QR कोड से KukuFM को डाउनलोड कीजिए, आपको आपके फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मेरा यूजर नेम harish.taunia। आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं नीचे ज्वाइन बटन से। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।